तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 जनवरी का करंट अफेयर्स। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है हाल ही में 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2023 को मनाया गया है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये कब शुरू हुआ था ये दिवस मनाना? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू हुआ था 9 जनवरी 2003 में। ठीक है, और इसकी घोषणा की जो हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा किया गया था। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि भारत के मान बढ़ाने वाले जितने भी हमारे भारतवंशी हैं, जो भारत के मान बढ़ाते हैं, हमारे देश का मान बढ़ाते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इससे हम लोग क्या सीखे? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 में। किसके घोषणा के द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उस समय, उनके घोषणा की गई थी उनके द्वारा, तब ये दिवस शुरू हुआ था 2003 में। अब दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने SC/ST छात्रों के लिए योग श्री योजना की शुरू की है? तो योग श्री योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो योग श्री योजना की शुरुआत की गई है किसके लिए, किसके हित के लिए? SC/ST छात्रों के लिए, जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनके हित के लिए योग श्री योजना की शुरुआत की गई है। इसका आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल में। किसके द्वारा? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई है। और ये व्यापक सामाजिक कल्याण योजना है। कैसी योजना है? व्यापक सामाजिक कल्याण योजना। इसमें काफी छात्रों का हित होगा। ये मुख्य रूप से किया क्यों गया है? तो जो भी SC/ST से छात्र है संबंधित उस कैटेगरी के, उसको प्रशिक्षण देने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए और मुफ्त प्रशिक्षण मॉडल प्रदान करना है इस योजना का उद्देश्य। क्या ये उद्देश्य है इस योजना का? मुफ्त प्रशिक्षण मॉडल प्रदान करना। और इसके लिए 50 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाना है। कितने? 50 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाना है। और इसमें जो भी सरकारी नौकरी सुरक्षित करना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनको सेवाओं में समान अवसर भी देना है इसका उद्देश्य। ठीक है, उनको सिविल सर्विसेज की जो सेवा है उनमें समान अवसर भी प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना का क्या नाम है? योग श्री। योग श्री। और ये इसमें रैंकिंग विधि, जो रैंकिंग किए जाते हैं कॉलेज में, सीनियर छात्र जूनियर के ऊपर करते हैं, उसका भी इसमें रोकथाम से संबंधित बातें हैं। और ये छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम है, मतलब अलग अलग विषय पे इंटर्नशिप दिए जाएंगे, छात्र को प्रशिक्षण दिए जाएंगे। तो हम लोग समझ गए योग श्री योजना की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, फोन पे। फोन पे तो हम सब यूज करते हैं। तो फोन पे के अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रदान के लिए किसे CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रितेश पाई। क्या नाम है? रितेश पाई। तो रितेश पाई है कौन जिनको किया गया है फोन पे के अंतरराष्ट्रीय भुगतान के CEO के रूप में? तो ये वॉलमार्ट है एक कंपनी, उसके स्वामित्व वाली फिनटेक फर्म फोन पे, जो कि डिजिटल भुगतान के अनुभवी नेता हैं, जो अनुभवी रहे हैं किसके लिए? डिजिटल भुगतान। फोन पे भी एक डिजिटल भुगतान है, तो डिजिटल भुगतान के अनुभवी रहे कौन? रितेश पाई। रितेश पाई। फोन पे सब लोग पैसा भेजते हैं, पाई भेजते हैं, तो याद भी रख सकते हैं, रितेश पाई इनके नाम में भी छुपा है। तो और ये यस बैंक में भी, यस बैंक है जिसमें वरिष्ठ अध्यक्ष, समूह अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं और मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में भी इनका काम रहा है, इनका कार्यकाल रहा है। और डिजिटल रणनीति, जो डिजिटल हम लोग यूज करते हैं, डिजिटली जो भी फैसिलिटी यूज करते हैं या डिजिटल जो भी सुविधा है, इसके रणनीतिकार हैं, इनके आइडिया इसमें काफी काम आते हैं। तो डिजिटल रणनीति और परिवर्तन में उनके नेतृत्व को प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो ये इनका डिजिटल क्षेत्र में भी काफी रहा है प्रदर्शन, काफी नेतृत्व किए ये। अब आज का 4th हमारा करंट अफेयर्स है, हाल ही में किसने बिमस्टेक BIMSTEC बिमस्टेक महासचिव का कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे के बारे में भी जान लेते हैं। ये
IFS भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के क्या हैं, अधिकारी हैं। ये 1990 बैच के अधिकारी हैं। कौन? इंद्रमणि पांडे। और ये जिनोवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, जितने भी जिनोवा में संयुक्त राष्ट्र हैं या अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, उसमें भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पे भी काम कर रहे थे। किसके? भारत के, हमारे देश के। किसके किस रूप में काम कर रहे थे हमारे देश से? अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में। और ये किस बैच के हैं अधिकारी? 1990। ठीक है। और इसमें भारतीय विदेशी सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में क्या कर चुके हैं? ये अपना सेवा कर चुके हैं। इनका नाम क्या है? इंद्रमणि पांडे। इन्हें बिमस्टेक का महासचिव जो है कार्यकाल संभालने का महासचिव इन्हें नियुक्त किया गया है। बिमस्टेक है क्या? आप लोग के मन में आया होगा क्वेश्चन, ये बिमस्टेक है क्या? तो ये 7 देशों का समूह है, 7 कंट्री है इसमें बिमस्टेक में। ठीक है। कितने कंट्री हैं? 7। इसमें दक्षिण एशिया, मतलब दक्षिण एशिया के 5 देश हैं। दक्षिण एशिया के 5 देश हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश हैं। दक्षिण एशिया के 5 देश और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश है। दक्षिण एशिया के 5 देश कौन कौन है? इंडिया है, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और श्रीलंका है। कौन कौन? इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी दक्षिण एशिया के 5 देश हो गए। और 2 देश जो है दक्षिण पूर्व एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया, वो है म्यांमार और थाईलैंड। कौन? म्यांमार और थाईलैंड। तो टोटल 7 देश हो गए। तो बिमस्टेक जो है वो 7 देशों को मिला के एक समूह बनाया गया है। ये बनाया किस उद्देश्य से गया है? तो और इसका मुख्यालय कहाँ है? पहले ये जान लेते हैं। बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। और इसकी स्थापना हुई है 1997 में, 1997। कब हुई है? 1997 में। और ये इसका उद्देश्य जो था बनाने का, कि बंगाल की खाड़ी में जो भी देश हैं, बंगाल की खाड़ी में जो भी देश हैं, उनके बीच में आर्थिक सहयोग का बढ़ावा मिले। मतलब आर्थिक रूप से एक दूसरे को मदद करे या आर्थिक रूप से जुड़ के अर्थव्यवस्था को वो लोग अपना मजबूत करें। किसी भी देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तभी वो देश भी ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां आज का, कि ONGC ने किस नदी बेसिन में तेल उत्पादन की शुरुआत की है? ONGC पता है ना? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो कि ONGC है, वो किस नदी बेसिन में तेल उत्पादन की शुरुआत की है? तो ये कृष्णा गोदावरी। कहाँ? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में तेल उत्पादन की शुरुआत की है। ठीक है। इसको बोलते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑयल प्रोजेक्ट। कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑयल प्रोजेक्ट। ठीक है। कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑयल परियोजना। ठीक है। और इसमें बहुत सालों से ये तेल निकालने पे काम चल रहा था। ठीक है। बहुत सालों से कृष्णा नदी बेसिन में तेल निकालने के काम ये कर रही है। ठीक है। लेकिन वैश्विक महामारी जो आया था, कोविड हो चाहे जो भी परेशानी रहा हो, वैश्विक महामारी के कारण क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट में देरी हो गई, थोड़ा बाधा मिला काम में। तो लेकिन अब ये बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी बेसिन से तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है, शुरू हो गया, तेल निकलना शुरू हो गया, उत्पादन शुरू हो गया। तो ये किस नदी बेसिन में? कृष्णा गोदावरी। कृष्णा गोदावरी। 5 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए करंट अफेयर्स का। अब हम पढ़ते हैं 6 क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश से 2024 का पहला चक्रवात अलवारो टकराया है? हाल ही में किस देश से 2024 का पहला चक्रवात कलवारो टकराया है? तो ये मेडागास्कर। कहां से टकराया है? मेडागास्कर। और मेडागास्कर है क्या? ये विश्व का 4था सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर क्या है? विश्व का 4था सबसे बड़ा द्वीप है। और 1 जनवरी 2024 को क्या हुआ, जो अभी जनवरी जस्ट बीता है, 1 जनवरी, उसमें क्या हुआ, अलवारो नाम का एक चक्रवात आया जो कि टकराया है किससे? मेडागास्कर, जो कि विश्व का 4था सबसे बड़ा द्वीप है, उससे। अब इससे हानि क्या क्या हुआ? तो 1 जनवरी 2024 को जो हुआ, मोरम्बो, कौन? मोरेम्बो और मेडागास्कर पे टकराया ये चक्रवात, और ये एक तरह से हमला हो गया चक्रवात के द्वारा। तो इसमें काफी संपत्ति का नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा क्षति हुई है। चक्रवात आएगा तो क्षति तो होगा ही। तो इसमें
4500 से अधिक लोग, कितने 4500 से लगभग अधिक 5000 के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। कितने लोग प्रभावित 5000 लोग प्रभावित हुए हैं, मतलब 4500 प्रभावित हुए हैं। और ये मेडागास्कर जो है जिससे अल्वारो चक्रवात टकराया है, इसका पुराना नाम था मालागासी। मालागास मेडागास्कर जो है, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, इसका पुराना नाम क्या था मेडागास्कर का? मालागासी। मालागासी, ठीक है। और ये मेडागास्कर मेराम्बो जो है, ये किस एरिया में पड़ता है, किस लोकेशन क्या है इसका, किस जगह पे है? तो ये हिंद महासागर के अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, हम लोग को जो महासागर है 5, उसमें से एक हिंद महासागर के अफ्रीका के पूर्वी तट पर, हिंद महासागर के कहां पे? अफ्रीका के पूर्वी तट पर क्या है? एक द्वीपीय देश है, एक वहां पे द्वीप है, आइलैंड है, ठीक है, वो देश है। अब है 7th क्वेश्चन आज का। कौन सा क्वेश्चन? 7th। किस राज्य की महिला ने 100 से ज्यादा भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पता है ना, कुछ अजूबा काम होता है तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज होता है, नहीं? तो किस राज्य की महिला जो कि 100 से अधिक भाषा में गाना गाई है, समझ लो, तो वो है केरल की। कहाँ? केरल। केरल की, केरल राज्य की जो महिला है वो 100 से अधिक भाषाओं में गाना गाई है। 100 से अधिक कितने भाषाओं में? 140 भाषाओं में। कितने भाषाओं में? 140 भाषाओं में गाना गाई है। और ये कहाँ गाई है गाना? तो दुबई में कभी कॉन्सर्ट हुआ था। दुबई में क्या हुआ था? कॉन्सर्ट हुआ था 24 नवंबर 2023 को, अभी हाल ही में बीता है, 2-3 महीने पहले। 24 नवंबर 2023 को जो कॉन्सर्ट हुआ था उसका नाम था कॉन्सर्ट ऑफ क्लाइमेट। कॉन्सर्ट ऑफ क्लाइमेट, वो इवेंट का क्या नाम था? कॉन्सर्ट ऑफ क्लाइमेट। उसमें ये महिला गाना गाई, ये सॉरी लड़की गाना गाई है 140 से ज्यादा भाषा, मतलब 140 भाषा में, ठीक है। कब हुआ ये इवेंट? 24 नवंबर 2023 को। और कहाँ हुआ? दुबई में। और इस इवेंट का क्या नाम था? कॉन्सर्ट ऑफ क्लाइमेट। कॉन्सर्ट ऑफ क्लाइमेट। और ये लड़की कहाँ की थी? केरल की। किस राज्य की थी? केरल की। ये 16 वर्ष की थी। कितना? 16 ईयर्स की। कितने? 16 ईयर्स। और इसका नाम था सुचेता। सुचेता सतीश। सुचेता सतीश, जो कि 140 भाषा में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद, IWDC, IWDC विकास परिषद की पहली बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है? तो IWDC की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित किया गया। कहाँ? कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है ना, तो पश्चिम बंगाल में ये कोलकाता में हुआ है। और बैठक में कौन थे अध्यक्ष? तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री कौन? सर्बानंद सोनोवाल। कौन? सर्बानंद सोनोवाल इसकी अध्यक्षता की है बैठक का, ठीक है। इस बैठक में क्या क्या बात हुआ कि जलमार्ग, जैसे हम लोग सड़क मार्ग देखते हैं ना, वैसे ही जल से जलमार्ग मतलब पानी में कैसे क्या क्या डेवलपमेंट किया जाए, कैसे उसका आयात निर्यात बढ़े। तो इसमें कितना लागत किया जा रहा है पता है? 45,000 करोड़ निवेश। कितना? इस काम को डेवलपमेंट देने के लिए 45,000 करोड़ की प्रतिबद्धता रखी गई है। कितनी प्रतिबद्धता रखी गई है? 45,000 करोड़, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य है अंतर्देशीय, अपना जो कंट्री है उसके अंदर जो अंतर्देशीय जलमार्ग, कौन सा? जलमार्ग को बढ़ावा देना, जलमार्ग को बढ़ावा देना, ठीक है। और इसका दूसरा उद्देश्य है टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल भविष्य की दिशा, एक परमानेंट कोई व्यवस्था बने, मैनेजमेंट सिस्टम बने और पर्यावरण अनुकूल हो। अब देखो कि जैसे सड़क मार्ग से चलते हैं तो प्रदूषण होता है ज्यादा, सड़क बनाना पड़ता है, काफी लेट भी होते हैं। जलमार्ग का तो रास्ता आसान होता है, जल में कोई भी चीज चलेगा तो आसानी होगा उसमें, और एफिशिएंसी भी ज्यादा होता है उसमें। ट्रेवलिंग कॉस्ट जो होता है पर किलोमीटर, आपको जलमार्ग में जब जाओगे तो कम पड़ता है खर्च, ठीक है। तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, प्रदूषण कम होगा इससे, ठीक है। तो एक टिकाऊ व्यवस्था भी बन जाएगा और पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। तो और ये इस प्रणाली का नाम, मतलब एक तरह से ये प्रणाली है गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। कोलकाता में हुगली नदी है तो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली इसका नाम रखा गया है, ठीक है। कौन सी प्रणाली? गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, ठीक है।
तो अंतरराष्ट्रीय अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई है? कोलकाता में। इसके अध्यक्षता कौन की? सर्बानंद सोनोवाल। कौन की अध्यक्षता? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल जो अध्यक्षता की है वो है क्या? तो वो है बंदरगाह, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री। कौन मंत्री हैं? आयुष मंत्री, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इसकी अध्यक्षता की है। इसमें कितना लागत का लगभग निवेश का किया गया प्रतिबद्धता? 45,000 करोड़, 45,000 करोड़। आज का 9th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया? कौन सा? पेरेग्रीन 1। तो ये अमेरिका देश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा किया गया है। ये जो पेरेग्रीन 1 लैंडर जो है वो दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत किया गया है। मतलब पेरेग्रीन लैंडर का सफलतापूर्वक परीक्षण, दुनिया का पहले प्राइवेट मून मिशन, दुनिया का पहले प्राइवेट मून मिशन जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा। ठीक है। तो और ये इसमें ये जो परीक्षण हुआ है सफलतापूर्वक, तो ये अमेरिका बना है प्रक्षेपण करने वाला देश। और इसमें एस्ट्रोबॉटिक नामक कंपनी इस मिशन को विकसित किया। इस मिशन जो पूरे मिशन था, इसको किसने विकसित किया है? एस्ट्रोबॉटिक नामक कंपनी। और ये दुनिया का पहला कॉमर्शियल लैंडर हो, दुनिया का पहला कॉमर्शियल लैंडर है। और ये इससे क्या हो जाएगा कि चांद पर अस्थियां भी ले जाना संभव हो पाएगा। चांद पर अस्थियां भी ले जाना, इंसानी अस्थि को भी ले जा सकते हैं। और इसका दूसरा उद्देश्य है चंद्रमा पर पानी के अणु को खोजना, जो पानी वहां पे अवेलेबल है कि नहीं उसको सर्च करना, उसके छोटे छोटे अणु को। तो लैंडर के और तीसरा उद्देश्य है इसका कि जो लैंडर गया है वहां लैंड किया गया है, कौन सा? पेरेग्रीन 1। इसका है कि लैंडर के चारों ओर विकिरण कैसा है और गैसों को मापना। इसका क्या उद्देश्य है? लैंडर के चारों ओर का विकिरण को देखना और गैसों को मापना। ठीक है। और इसका जो चंद्रमा लैंडर जो गया है, चंद्र वायुमंडल मतलब चंद्रमा की सतह पर गैसों की पतली परत, चंद्रमा की सतह पर गैसों की जो पतली परत है जिसको